साथियों, आज 14 फरवरी को हमारे स्टूडियो में हम सब लोग इस विषय को लेकर एकत्र हुए हैं कि जो आजकल हिंदुस्तान में वैलेंटाइन डे को मनाया जाता है, उसके अलग अलग पर्सपेक्टिव्स क्या हैं। आज इस पर बात करने के लिए हमारे पास पूनम अवेलेबल हैं, हमारे पास मिस्टर वशिष्ठ हैं, राजेश्वर वशिष्ठ, जिनको आप पहले भी कई बार सुन चुके हैं, योगी जी हैं योगेंद्र के नाम से, और हमारी रेडियो की आरजे हैं कंचन। तो आज हम सब लोग मिलकर इस विषय के अलग अलग पहलुओं पर बात करना चाहेंगे। इससे पहले कि हम इस बात को आगे बढ़ाएं, मैं श्री राजेश्वर वशिष्ठ से ये गुजारिश करूंगा कि वो इसका हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव हमें बताने का प्रयास करें कि कब से इस प्रथा की शुरुआत हुई और क्या वजह थी और कहां तक ये प्रथा आगे बढ़ती रही है, और उसके बाद देखेंगे कि आजकल उसका आधुनिक स्वरूप क्या हो गया है। राजेश्वर। नमस्कार मित्रों और आदरणीय गुरुदेव, आपको प्रणाम। वैलेंटाइन का मतलब सिर्फ स्त्री पुरुष के बीच के प्रेम से जोड़ दिया गया है। बात सिर्फ इतनी सी ही नहीं थी, इसलिए मेरे लिए वैलेंटाइन डे पे अपने गुरुदेव को प्रणाम करना भी एक उस प्रक्रिया में आ जाता है, और मैं सबसे पहले आपको प्रणाम करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद और आशीर्वाद। परमात्मा आपकी सद्बुद्धि को इसी ढंग से कायम रखते हुए आपको और अधिक उन्नति के लिए प्रेरित करें। सत की मुझे कोई खास जरूरत नहीं सर, बुद्धि रहे। ओके। क्योंकि बुद्धि को हर तरह चलना चाहिए। ओके। सत से तो बड़ी मुश्किलें पैदा हो जाएंगी। ठीक है बात। चलिए हम पहुंचते हैं वैलेंटाइन डे पर। सेंट वैलेंटाइन का नाम लोगों ने शायद नहीं सुना है, सिर्फ वैलेंटाइन डे का नाम सुना है जी। ईसा बाद 230 में, यानी सन 230 में रोम में सेंट वैलेंटाइन होते थे, और रोमन एम्पायर उन्हें बड़ा सम्मान देता था। वो जिस तरह से बिशप होते हैं, बहुत क्रिश्चियनिटी के अपने आप में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। आमतौर पे वे इस तरह के प्रयास करते रहते थे जिससे सामाजिक सरोकार, सामंजस्य, प्रेम भाव उत्पन्न हो जी। तो बेसिकली उन्होंने परंपरा ये शुरू की थी कि जिन लोगों का विवाह नहीं हो रहा होता था, उन्होंने प्रयास ये किया कि वे उन्हें मिलाएं और विवाह आयोजन इत्यादि किए जाएं। जिस तरह से आपने देखा होगा, हमारे यहाँ भी सामूहिक विवाह करने की प्रथा है। तो 7 तारीख से लेकर आमतौर पे 13 तारीख के बीच में ये चलता था कि लोगों को मिलाया जाए। यंग जो कपल्स हैं या यंग ना भी हों, कपल्स हैं, बन सकने की स्थिति में हैं, उन्हें बुलाया जाता था और वे लोग इकट्ठे होते थे। उन्हें सेंट वैलेंटाइन अपना आशीर्वाद देते थे, उन्हें उपहार देते थे, चॉकलेट और समथिंग, क्योंकि उनकी परंपरा में, तो हमारे यहाँ जिस तरह से मिठाई है, उनके यहाँ चॉकलेट फ्लावर्स की परंपरा थी। तो उस परंपरा से ये आरंभ हुआ। तो सीधे सीधे ये कहना बड़ा मुश्किल है कि इसका प्रेम से कोई सीधा संबंध था। हर तरह की चैरिटी, हर तरह के सद्भाव, हर तरह के प्रेम भाव से इसकी शुरुआत हुई। लेकिन चूंकि मैरिजेस कराई जाने लगी, तो बाद में लोगों ने सोचा कि मैरिज तो होती रहेगी, क्यों ना प्रेम कर लिया जाए, और प्रेम से इसे जोड़ दिया गया। आप देखेंगे कि आज से लगभग 50 वर्ष पहले हर चीज का कमर्शलाइजेशन शुरू हुआ। अभी हम लोग बात कर रहे थे, हमारे घरों में बड़ी पुरानी चिट्ठियां एक तार में छेद करके डाल के लटकी हुई मिलती थी। बिल्कुल। तो जब मैं बहुत छोटा था तो मुझे इस तरह की चिट्ठियां घर में कई बार देखने को मिली, जो समय आज से 50 वर्ष के आसपास होगा। उनमें कई तरह की चिट्ठियां थी। कुछ चिट्ठियां ऐसी होती थी जिन पे हल्दी छिड़की होती थी, और सिंदूर का निशान लगा होता था। सिंदूर का निशान लगा है तो कोई धार्मिक फंक्शन है।
और अगर हल्दी छिड़की है तो कोई विवाह है, और अगर चिट्ठी का एक कोना काट दिया गया है तो इसका मतलब है किसी की मृत्यु की सूचना उस चिट्ठी में है। तो इस एक बड़ा साधारण तरीका था। दीपावली की चिट्ठियां आपने देखी होंगी जो बड़े एक ट्रेडिशनल तरीके से शुरू होती, यत्र कुशलम तथास्तु, और हम यहाँ पर प्रसन्न हैं, ईश्वर की कृपा से आप भी प्रसन्न होंगे। तो एक ट्रेडिशन था। बाद में इस तरह की चिट्ठियां छपनी शुरू हो गई, पोस्ट कार्ड भी प्रिंटेड आने लगे, और तब जो कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस थे उनकी नजर हम पे पड़ गई। उन्हें लगा कि अब यहां से कमाई की बात शुरू हो सकती है। और मैं समझता हूं मेरी जानकारी में तो लगभग 25-30 वर्ष पहले तक वैलेंटाइन डे का इस तरीके का हल्ला नहीं होता था। अब न्यूज़पेपर्स में फिल्म स्टार्स को लेकर और बड़े खूबसूरत कपल्स को लेकर फोटोग्राफ छपते हैं। कोई किस डे होता है, कोई हग डे होता है, कोई रोज डे होता है। हर दिन आज चॉकलेट बेचना है तो चॉकलेट डे है, आज हग डे में भी मजेदार बात ये देखिए, हग डे में सिर्फ हग नहीं करना है आपको टेडी बियर्स बेचने हैं, क्योंकि किसी लड़के को कोई लड़की आसानी से तो पहले दिन ही तो हग नहीं अलाउ कर देगी, इट विल टेक टाइम। तो बेटर ये है कि आप एक एक टेडी बियर खरीदिए, उसे हग कीजिए, तब तक काम चलाइए। तो इस तरीके से एक कमर्शियल तरीके से बड़े खूबसूरत कार्ड्स आदान प्रदान, फ्लावर्स का आदान प्रदान, तो हमने कई करोड़ रुपए का बिजनेस जनरेट कर लिया वैलेंटाइन डे के नाम पे 14 तारीख को। तो ये तो आज तक की परिस्थितियां हैं। अब यहां से हम चर्चा कर सकते हैं प्रेम के स्वरूप को लेकर। जी 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 सर। राजेश्वर जी, आपने बहुत ही सुंदर ढंग से व्याख्या करते हुए इसका जो ओरिजिन है वो हमारे श्रोताओं को बताने का प्रयास किया। योगी जी, मैं अब आपकी तरफ आना चाहूंगा, क्योंकि हमने इस पर्टिकुलर इशू पर ओशो के साहित्य को भी पढ़ा है। मूलभूत बात जो ओशो इसमें कहते हैं, उनका कहना है कि मैं दूसरे को प्रेम तभी कर सकता हूं अगर मैं स्वयं से प्रेम करता हूं। स्वयं से प्रेम पहली सीढ़ी है, उस सीढ़ी से गुजरे बिना मैं दूसरे तक जा नहीं पाऊंगा। मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि आपने ओशो का साहित्य बहुत पढ़ा है। आप सर, ओशो साहित्य को पढ़ने का कारण भी यही था कि मुझे भी प्यार हो गया था किसी से। जी जी जी। और उस टाइम मैं 10th क्लास में था जी। और जिनसे प्यार हुआ वो इस कदर हुआ कि खाना भी दुश्वार हो गया था जी। हर वक्त उसका ख्याल ही रहता था हमेशा जी। तो सोचा अगर ये लाइफ है तो अगर इसी के साथ, और वो तो मिलना नहीं कि वो इम्पॉसिबल बात है, लेकिन जो फीलिंग मेरे साथ चल रही थी उसी फीलिंग को फुलफिल करने के लिए कि इसका सॉल्यूशन क्या है जी। और ये इसी मोड़ ने फिर अध्यात्म का रूप लिया जी। क्योंकि वो बेचैनी इतनी ज्यादा थी, मैं तो शब्दों में बयान नहीं कर पा रहा हूँ जी। लेकिन उस टाइम बिल्कुल शरीर का रोआ रोआ, हर ख्याल, हर काम उससे रिलेट करना शुरू कर गया था। बट किसी व्यक्ति के लिए हम इतना ज्यादा ललायित हो सकते हैं, ये भी मैं पहली बार ही फील कर पा रहा था। तो क्या ये सत्य है और क्या ये रियल में उसी व्यक्ति की तलाश है या किसी और चीज की तलाश है जी जी। तो इस विजन को क्लियर करते करते धीरे धीरे समझ में आ गया। शुरुआत उस व्यक्ति ने कराई हमें जी, बिल्कुल, लेकिन रियलिटी कुछ और थी बिल्कुल। ओशो की नजर में ओशो ने इसके बारे में इतनी सुंदर सुंदर बातें करी है कि प्रेम मतलब दो ही व्यक्तियों से हो सकता है जिंदगी में, अगर सच्चा प्रेम, या तो अपनी माँ या फिर खुद से जी। और व्यक्ति जब पैदा होता है, वो जो 9 महीने का क्षण होता है सर, जो भी कोई बच्चा अपनी माँ के गर्भ में होता है जी, उस टाइम उसको जो फील होता है, जो एहसास होते हैं, वो इतने ज्यादा आनंददायक होते हैं। और फिर उसका जन्म होता है, वो पृथ्वी पर आता है जी। कुछ टाइम तो वो अपनी माँ के साथ और भी व्यतीत करता है जी। और उसको जो अपनी माँ के साथ बिताएगा एक पल है, वो इतने मतलब अमेजिंग है कि उनको छोड़ देना नहीं चाहता है जी। बट धीरे धीरे बाहर की वासनाएं उसको घेरती हैं, धीरे धीरे उसको उसकी एज भी बढ़ जाती है, और उसके बाद वो अपनी माँ से दूर होना शुरू हो जाता है जी। और तभी से वो बेचैनी शुरू होती है, तभी से उसके लिए इस तरह की तलाश शुरू होती है जी जी, जिसको प्रेम बता सकते हैं। लेकिन कैसी स्त्री, स्त्रियां तो बहुत है, फिर भी उसकी तलाश पूरी हो जाती है, उसको कोई स्त्री मिल भी जाती है, उसको प्रेम भी हो जाता है, शादी भी हो जाती है, लेकिन कुछ टाइम बाद वो उस स्त्री से भी विरक्त हो जाता है। फिर उसको उसकी दिमाग में यही आता है कि क्या किसी और स्त्री की तलाश की जाए, और वो पूरी जिंदगी इसी तलाश में, वो तलाश कभी पूरी होती नहीं।
क्योंकि वो वाकई में वो स्त्री से ही पूरी होनी थी, लेकिन वो स्त्री उसको नहीं मिल रही है जिस स्त्री से वो अलग हुआ थी, वो उसकी खुद की माँ। दोस्तों की मतलब बता रहा हूँ जो हमारे को क्लियर हुआ है। तो फिर इसका सॉल्यूशन क्या? और ये भी नहीं, अगर किसी से पूछा जाए कैसी स्त्री चाहिए, उसकी डेफिनेशन इतनी अलग होगी कि मतलब उसको बहुत ही सुंदर, बहुत ही अलग हो सकता है। हमें कोई लड़की पसंद है लेकिन वो और की नजरों में इतनी सुंदर नहीं जितनी हमारी नजरों में सुंदर है। तो ये भी एक मिसमैचिंग चल रही थी। भी कैसी स्त्री हो, कैसी स्त्री जिसकी जो आपको पसंद है। तो वो अपने ख्यालों में है, और ओशो ने उसको बताया कि वो आपके ससुराल की तस्वीर आपको नजर आती है। क्या बात? अगर आप थोड़ा सा ध्यान करें, थोड़ा सा मेडिटेशन करें और आपकी जो ऊर्जाएं ससुराल तक पहुंचनी शुरू हो जाए, तो शायद उस योग को आप समझ पाएंगे कि किस स्त्री की आपको तलाश है। अभी मैं ओशो जी बताते हैं अपने प्रोग्राम में, एक स्त्री आई थी उनके पास और उन्होंने 15 मिनट मेडिटेशन किया था। उस मेडिटेशन में वो रो पड़ी। उसने कहा कि मैंने अपनी लाइफ का बहुत हिस्सा खराब कर दिया। मैं 500 पुरुषों के साथ रही हूँ संबंध में। मुझे लगता था यही आनंद है और इसी की मुझे तलाश है, लेकिन हमेशा वो बेचैनी, वो रिक्तता मुझे कचोटती रहती। वो फिर नए पुरुष की तलाश में निकल जाती। ऐसे ही अचानक आई थी तो मैं आप ही की तलाश में। ओशो की आंखें देख के उसने मतलब डिसाइड किया कि मैं इनके पास जाऊंगी। बट वहां पे उसको ध्यान मिला और उसने मेडिटेशन किया। उसने बताया कि जो मुझे शांति इस मेडिटेशन में मिली, शायद मुझे इसी की तलाश थी। और अब मैं बिल्कुल रिलैक्स हूँ। रियलिटी भी यही है सर, क्योंकि उस टाइम जो मेरे हालात हुए थे, मैं सच बोलता हूँ सर, मेरे को थोड़ा सा भी एकांत मिलता था ना, मुझे वही फेस नजर आता था। शायद वो पता नहीं इतना सुंदर फेस था भी कि नहीं था, आई डोंट नो। बट सिंपल सी मतलब अभी वो बात नहीं है जो कि मतलब एक शुरुआत थी। हालांकि उनके प्रति बहुत रिस्पेक्ट है मेरी, लेकिन वो जो खोज है वो बिल्कुल डाइवर्ट होगी। मैं आज उनको बताता हूँ कि ये आपके कारण हुआ है, क्योंकि अगर इस तरीके की कशिश है तो वो आपके लिए नहीं थी। मुझे समझना था कि ये कशिश किस चीज के लिए है। Exactly. और वहीं से तलाश शुरू हुई। तो मैं तो अपने युवाओं को एक बात बोलूंगा कि वाकई में जो कशिश है आपके अंदर, अभी मान लो पुरुषों का, स्त्रियों का क्वेश्चन हो जाता है, चलो जो पुरुष तो माँ से अलग हुए हैं, स्त्रियां भी तो माँ से अलग हुई है, तो क्या वो पुरुष की तलाश करें, या मतलब क्या है ये? सर सचमुच में स्त्री जब बनी थी, परमात्मा ने उसको बनाया, एक पुरुष मेडिटेशन करके स्त्री के एक बल बनता है, लेकिन स्त्री पैदाइशी ऐसी होती है क्योंकि उसके अंदर श्रद्धा और प्रेम की पहले से भरपूर मात्रा होती है। उनको सब बस थोड़ा सा मेडिटेशन करने की जरूरत है, वो ऑटोमेटिकली ध्यान में उतर जाएंगे। जैसे कि स्त्रियों को पुरुष की तलाश करने की जरूरत नहीं है। एक हम पुरुष हो गए, पुरुष तलाश करते करते अपने आप ही आ जाएंगे उनके पास, उनको तलाश करने की जरूरत नहीं है। तो मैं तो चाहता हूँ कि वैलेंटाइन डे पे अपना वैलेंटाइन हम खुद को चुने जी। खुद से अगर प्यार होता है तो पूरी कायनात से प्यार होता है। क्या और फिर सहस्रार से वो जो ओशो बताते हैं कि जब ऊर्जाएं सहस्रार से मिलने लगती हैं तो इतना प्रेम पैदा होता है, आपको हर स्त्री सुंदर लगेगी, हर पुरुष सुंदर लगेगा। और सचमुच में मैं एक बात और मैं बताना चाहता हूँ, शायद आज दुनिया में एक बहुत ही प्यारा फेस है, वो मेरी माँ का है सर। मैं अभी भी थोड़ा इमोशनल हो गया, मेरी माँ का जैसे ही जिक्र आया। हालांकि मैं उससे इतना मिलता नहीं। अभी कुछ टाइम पहले भी उसने फोन पे मुझे डांटा कि तू तो मतलब बेपरीत है, तेरे तो फोन भी नहीं करता मुझे। लेकिन शायद उसको नहीं पता कि उससे कितना प्यार है मुझे, और ये भी मुझे मेडिटेशन के बाद समझ में आया। तो वैलेंटाइन ढूंढो, खुद को ढूंढना है हमें पहले, तो फिर तो पूरी दुनिया वैलेंटाइन है उसके लिए। योगी जी, आपने बहुत खूबसूरत ढंग से अपनी बात को रखा है, और मैं समझता हूं जितना ओशो का साहित्य मैंने पढ़ा है, आप बहुत स्पष्ट ढंग से वो बात कह पाए हैं जिसको ओशो भी जगह जगह बयान करते हैं। मेरा ये मानना है कि ये जो तलाश है, ये हर व्यक्ति, चाहे वो पुरुष है चाहे वो स्त्री है, उसकी तलाश जारी रहती है। फर्क सिर्फ ये है क्योंकि आम साधारण प्राणी को, स्त्री हो पुरुष हो, उसको इस बात का स्वाद मालूम नहीं है कि जो
अपने स्वरूप से मिलन है, उसकी ठंडक क्या है, उसकी मिठास क्या है, तो उसकी परछाइयों को वो फिर किसी व्यक्ति के पीछे पड़कर उसको प्राप्त करने के प्रयास में खोता चला जाता। और अक्सर होता ये है, जहां प्रेमी प्रेमिका को पा लेता है या प्रेयसी प्रेमी को पा लेती है, तो वो परछाई हाथ से निकलती हुई नजर आती है, क्योंकि बात तो कुछ और है। और जब तक वो कुछ और हमें समझ में नहीं आता, तब तक ये भटकन जो है बनी रहती है। लेकिन आज क्योंकि वैलेंटाइंस डे है, मैं इस विषय को ज्यादा आध्यात्मिक ढंग से टच ना देकर व्यवहारिक ढंग से भी बात करना चाहता हूं कि आज के नौजवानों का क्या कंसेप्ट है। तो उसके लिए हमारे पास हमारी एक यंग साथी हमारी आरजे कंचन बैठी हैं। आइए सुनते हैं कंचन का क्या कहना। मैं पहले तो आप सबको कहना चाहूंगी कि मुझे मौका मिला है आज इस विषय पर कहने का। ऐसे तो रेडियो बूस्ट पर आपको मैं मिल ही जाती हूँ अलग अलग डिफरेंट फेस कार्यक्रमों में। हाँ जी, आज मुझे मौका मिला है कि मैं इस वैलेंटाइंस डे पर कुछ कह पाऊँ। लेकिन मेरी जो उम्र है अभी, जितना मैंने समझा है कि प्यार क्या है, पहली बात तो मुझे ये समझ आई कि प्यार को समझना इतना आसान नहीं है, क्योंकि प्यार को कई चीजों से जोड़ा गया है। भगवान से भी जोड़ा गया है, इंसानों से भी जोड़ा गया है, रिश्तों से भी जोड़ा गया है। तो कौन सा प्यार सबसे ज्यादा कीमती है हमारे लिए, ये हमें समय पर ही पता चलता है। जैसे अभी योगी सर ने कहा कि उन्होंने भी जब उन्हें वो अध्यात्म की तरफ तभी बढ़ पाए जब उन्हें अपने प्यार को उन्होंने खो दिया, तो ये इन्हें वक्त लगा समझने में। तो ये सारे फेसेस हमारी लाइफ में जब हम खुद फेस करते हैं ना, तब हम एक प्यार को समझ पाते हैं कि ये प्यार हो सकता है, ये प्यार ऐसा होता है। क्योंकि अभी तो मुझे कुछ मैंने जो पढ़ा सुना देखा, तो बहुत सारी चीजें हैं कि प्यार माँ बाप से भी किया जाता है। प्यार अगर हम किसी इंसान से करते हैं तो वो अट्रैक्शन के थ्रू भी हो जाता है, और जब हम उससे अलग होते हैं तो हमें बहुत दर्द होता है। हम मतलब उसे पाने के लिए एकदम खुद को भी वो कर देते हैं, समझ नहीं आता कि वो प्यार था क्या था। तो ऐसी बहुत सारी चीजें मैंने पढ़ी हैं और किताबों में भी मैंने पढ़ा है। तो बहुत सारी ऐसी स्टोरीज हैं जो रियल भी है और किताबी बातें होती हैं जो। तो अभी तक मुझे ये समझ नहीं आया कि कौन सा प्यार जो है वो सबसे सच्चा है और किस तरह का है। मैं समझता हूँ बहुत आपने कहा था कि भाई आप सच्ची खरी बात करिएगा, तो कंचन ने बहुत ही सच्ची और खरी बात कर दी कि शी स्टिल ऑन द क्रॉस रोड, कि भाई क्या सच्चा प्रेम है। देखिए योगी जी, मैं थोड़ी सी इनकी समस्या का भी हल करता हूँ और अपना व्यू पॉइंट भी देता हूँ। देखिए, मैंने एक पंजाबी में नज़म लिखी थी जिसमें मैंने ये लिखा था, इश्के मिजाजी दा लड़ गर नहीं फड़िया, इश्के मिजाजी दा लड़ गर नहीं फड़िया, ते इश्के हकीकी दियां गुंजला सुलझदियां नहीं, जे अपने अंदर झांकिए नहीं ते रब वाली कुड़ियां खुलदियां। मेरा ये मानना है, इश्क मिजाजी बोलते हैं जो हम दुनियावी तौर पर एक दूसरे से प्रेम करते हैं, लगाव रखते हैं, पति पत्नी का, मित्र मित्र का, फ्रेंड्स का, दैट इज नोन एज इश्क मिजाजी। कि जब तक आप इश्क मिजाजी के प्रोसेस में से नहीं गुजरते, तब तक आपको इश्क हकीकी की रियलिटी समझ में नहीं है। वो प्रथम चरण है, इश्क मिजाजी प्रथम चरण है और इश्क हकीकी उसका अंतिम और आखिरी चरण। मैंने एक बात सुनी कि स्वामी रामकृष्ण प्रवचन दे रहे थे सुबह, और प्रवचनों में उन्होंने कहा कि
आप में से कोई अगर प्रभु के सीधे साक्षात्कार करना चाहता है तो वो रात को आकर मुझे दे, मैं सीधे दर्शन करा दूंगा आपको। रात को उनके पास एक व्यापारी पहुंचा, उसने कहा कि मैं स्वामी जी सुबह आपका लेक्चर सुन रहा था और आपने कहा था कि आप सीधे साक्षात्कार करवा सकते हैं, मैं उसी के लिए आया। स्वामी रामकृष्ण ने उनकी तरफ देखा, उनसे पूछा कि मुझे ये बताइए कि आपने कभी स्त्री से प्रेम किया? वो भचक्का सा होके स्वामी जी की तरफ देखने लगा, कहने लगा मैं प्रभु प्रेम की दर्शन की बात कर रहा हूं और तुम मेरे से ये पूछ रहे हो कि मैंने कभी स्त्री से प्रेम किया है कि नहीं किया। स्वामी रामकृष्ण ने पुनः पूछा कि मैं तुमसे पूछ रहा हूं कि कभी तुम स्त्री के प्रेम में पड़े हो कि नहीं पड़े? उसने कहा ये आप गलत बात पूछ रहे हो मेरे से, मेरा ऐसा कोई कभी सरोकार नहीं किया। तो कहते हैं रामकृष्ण ने उनसे कहा कि आप लौट जाइए, आप प्रभु दर्शन के सुपात्र नहीं, क्योंकि जो किसी साधारण स्त्री के प्रेम में नहीं पड़ा उसको ये समझ ही नहीं आ सकती कि जीवन में समर्पण क्या, क्योंकि प्रेम की पहली शर्त ही समर्पण की है। पहला अहंकार जब आदमी त्यागता है वो हमेशा स्त्री के प्रेम में त्यागता है, और अगर तुमने ये नहीं किया तो तुम वापस जा सकते हो। यू आर नॉट having the basic qualification to face him face to face। इसलिए मैं कहता हूं कि इश्क मिजाजी दा लड़ गर नहीं फड़िया ते इश्क हकीकी दियां गुंजला सुलझ दियां नहीं, जे अपने अंदर झांकिए नहीं ते रब वाली कुड़ियां खुलियां। बिकॉज लव मेक्स यू फेस टू फेस with yourself। तो मैं ये समझता हूं स्वामी जी कि ओशो ने जो ये बात कही कि स्वयं से साक्षात्कार, स्वयं को जानना, स्वयं के प्रेम में पड़ना, क्योंकि अक्सर अपनी भाषा में वो यूं प्रयोग करते हैं कि तुम जैसे हो, तुम हिमालय पे भी चले जाओगे तो तुम प्रेम नहीं कर सकते, क्योंकि अहंकार से जो आदमी पूरी तरह लबालब है, जो बंधा हुआ है, उसके फ्रेमवर्क में जो जकड़ा हुआ है, वो कहां प्रेम कर पाएगा और कहां वो इश्क हकीकी को समझ पाएगा। इसलिए जो ओशो का कंसेप्ट है उसको समझते हुए, और कंचन ने जो समस्या हमारे सम्मुख रखी है, मैं समझता हूं ये बड़ी वाजिब सच्ची बात इसने रखी है कि आदमी इस दोराहे पर रहता है कि प्रेम है क्या, और हम और आप जिससे परिचित हैं वो सिर्फ सांसारिक प्रेम है, बच्चे का माँ से, माँ का बच्चे से, भाई का बहन से, मित्र का मित्र से। लेकिन आज वैलेंटाइंस डे के जो लेटेस्ट कंसेप्ट हैं उसको समझने के लिए हम अपने दूसरी साथी पूनम जी के पास आते हैं, उनसे जानना चाहते हैं इनका व्यू पॉइंट क्या। पूनम जी। थैंक यू। एक आम आदमी जो पूरी जिंदगी काम करता है, ऑफिस जाता है, जो औरत घर है, बच्चे संभाल रही है, अपने घर के काम कर रही है, वो पूरी जिंदगी ऐसे उलझे रहते हैं कि उनके पास ये समय नहीं होता है कि वो अपने स्पाउस को ये बताएं कि आई लव यू। ये समय नहीं मिलता है। वो अज्यूम कर लिया जाता है कि अगर हम शादीशुदा हैं या हम रिलेशनशिप में हैं तो अंडरस्टूड है कि आई लव यू बोलने की क्या जरूरत है। लेकिन फिर धीरे धीरे देखा जाता है कि वो जो सो कॉल्ड प्रेम होता है वो कहाँ गया। तो जिस तरह
अलग अलग दिन बनाया जाता है कि बर्थडे सेलिब्रेट किया जाता है, वेडिंग एनिवर्सरी सेलिब्रेट की जाती है, वैसे एक दिन बना दिया गया प्यार का कि भाई इस दिन आप लोग हो ना हो एक दूसरे को प्यार का इजहार जरूर करिए जी। तो एटलीस्ट एक दिन, चाहे वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, चाहे वो पति पत्नी हो, चाहे वो माँ बेटा, हाँ फ्रेंड्स, आजकल फ्रेंड्स एक दूसरे को गैलेंटाइंस डे भी बोला जाता है कि जो लड़कियां हैं लड़के हैं एक दूसरे को बोले देन हमें आपसे प्यार है। हम शायद सारा साल नहीं बोले, चलिए हमें एक दिन तो मिला जब हम आपको बोले कि हमें प्यार है। हम आप पूरा साल हमने आपको कोई फूल नहीं दिया, आज हम आपके लिए फूल लेके आए हैं। आज हम कैसे दिखाएं कि हम आपके लिए केयर करते हैं, चलिए चॉकलेट दे दी, एक टेडी बेयर दे दिया, कुछ एक थॉटफुलनेस कि चलिए एक दिन में हमने इजहार किया कि हम करते हैं। और आप ये मत समझिए कि हम नहीं करते, कोई हर्ज नहीं है। मैं कहती हूँ बहुत अच्छा है कि एक वो है जो याद दिला देता है सबको कि प्यार भी चीज है। अब जैसे कंचन ने कहा प्यार आखिर चीज है क्या, अब ये हर बंदे के लिए अलग है। जो स्पिरिचुअल पाथ पे है जैसे आपने कहा, उनके लिए बहुत जरूरी है सेल्फ केयर, सेल्फ लव, क्योंकि जब तक आप खुद से प्यार नहीं करेंगे, जैसे आपने कहा, आप किसी से प्यार नहीं कर सकते। लेकिन नॉर्मल आदमी को इससे अभी बहुत दूर है, वो तो स्पिरिचुअल पाथ से बहुत दूर है। उसको यही वर्डली जेस्चर्स चाहिए कि भाई बोले कि प्यार है। प्यार है, क्या है प्यार? इज इट आई केयर फॉर यू, कि आई रिस्पेक्ट यू? आप जितने लोगों से पूछेंगे उनकी डेफिनेशन अलग होगी, क्योंकि उनको जो नहीं मिला और वो जो ढूंढ रहे हैं उनके लिए वो प्यार है जो उन्हें नहीं मिला। और पूरी जिंदगियां गुजर जाती हैं, जो इंसान सोचता है प्यार नहीं मिला, 500 लोगों से मिल लेते हैं फिर भी प्यार नहीं मिलता। तो मैं तो कहती हूँ ये छोटे छोटे दिन जो बनाए जाते हैं कोई हर्ज नहीं है। कमर्शियलाइज हो रहे हैं यस, पर ये तो हम इंसानों की फितरत है, कुछ भी हो उसमें हम पैसे कमाना चाहते हैं, कोई लोग कमा रहे हैं, नो प्रॉब्लम। लेकिन पागलपना नहीं होना चाहिए। ये पागलपना हो जाए कि भाई मैं तो 500 किलोमीटर भाग के जाऊंगा और एक रोज अपने औरत को दूंगा ताकि वो जो है रास्ते में कुछ हो जाए। पागलपना नहीं, एक केयर, एक रिस्पेक्ट जो दूसरे बंदे के लिए है और एक इजहार, वही बहुत है प्यार के लिए। मैं पूनम जी की बात सुन के हमारे कोर्स में शायद आपको भी याद होगा, एक कहानी हम पढ़ा करते थे बुक में, इंग्लिश की वो कहानी थी, आपको अभी याद आ जाएगा। उसमें दिखाया कि दो प्रेमिकाएं हैं और एक दूसरे को खुश करना चाहते हैं। जो प्रेमिका है उसके पास सबसे सुंदर उसके बाल हैं। ओ हेनरी की कहानी है। वो ये सोचती है कि मैं अपने प्रेमी को क्या गिफ्ट दूं कि उसको मैं खुश कर सकूं। उधर प्रेमी भी ये सोच रहा है कि मैं अपनी प्रेमिका को क्या दूं कि मैं उसको खुश कर सकूं। तो कहानी कहती है कि दोनों प्रेमी के पास बहुत सुंदर घड़ी होती है जो बहुत ही रेयरेस्ट ऑफ द रेयर है, वो बेच के अपनी वाइफ के लिए, उसके बालों के लिए एक सुंदर सी लड़ी खरीद के लाता है और उसकी जो प्रेमिका है वो अपने बालों को बेच के अपने हस्बैंड के लिए घड़ी का जो स्टैक है वो खरीद के लाता है। तो इसको राइटर ने जो नाम दिया है, आई थिंक इट वॉज द गिफ्ट ऑफ मैगट, कि दो समझदार लोगों का एक दूसरे को जो भेंट दिया गया है वो सबसे दो समझदार लोगों की भेंट है जो एक दूसरे को प्रदान की गई है। भाव ये है, इट इज नॉट द मटीरियल दैट मैटर्स, इट इज द फीलिंग्स इन्वॉल्व इन दैट मैटर। जैसे मैडम कह रही थी कि जरूरी नहीं है कि आप 500 किलोमीटर जाके वहां पर फूल दे रहे हैं तभी आपका वैलेंटाइंस डे एक्सेप्ट होता है या माना जाता है। बात यह है विद इन द रीजनेबल रीच आप कोई चीज जो प्रेम भाव से करते हैं उसके बीच में जो सैक्रिफाइस इन्वॉल्व है उसको ध्यान में रखकर जो किया जाता है सबसे सुंदर गिफ्ट वो मांगता है।
तो इन सारे अलग अलग व्यू पॉइंट के बाद ब्रजेश्वर जी, मैं चाहूंगा कि आप कुछ कंक्लूडिंग ढंग से इसके बारे में कुछ बात करें। देखिए सर, मैंने सबके विचारों को सुना है जी, और कम से कम प्रेम को लेकर मेरी अपनी भी एक समझ और सोच है। बिल्कुल है। कुछ शब्द मैं उसके बारे में भी कहना चाहूंगा। जी जी। अध्यात्म के स्तर पर हर व्यक्ति नहीं जी सकता। बिल्कुल, मैं पूनम से सहमत हूँ। हाँ। हमें दुनिया में रहते हुए दुनिया के तौर तरीकों से भी चलना होता है। बिल्कुल। और जीवन अध्यात्म से तो सुखी हो सकता है, लेकिन अध्यात्म हमें दुनिया के बहुत सारी मोह माया से अलग कर देता है। और हमें चूंकि इन मोह माया के बीच में भी जीवन जीना है, तो इसलिए आपसी संबंध बहुत महत्वपूर्ण है। जी। तो एक क्रिएटिव राइटर की हैसियत से अगर मैं प्रेम की बात करूं आपसे, जी जी जी, तो बिना प्रेम के तो क्रिएशन नहीं होता। जी। एक पेंटर अगर पेंट करता है तो कोई ना कोई म्यूज उसके पास है, जिसको सोचकर वो क्रिएट करता है। ऐसा भी नहीं है कि वो उसे नहीं मिलती है, ऐसा भी नहीं है कि वो हर चीज अपनी माँ में खोजे। माँ में खोजा, लेकिन चीजें माँ से आगे भी जाती हैं। और दुनिया में ऐसी बहुत सारी स्त्रियां आपको मिलती हैं जो आपको मैं नहीं कहता, मैं पूरे जीवन भर जीने मरने की बात नहीं करता। एक जीवन का एक बहुत अच्छा सारा समय वो आपका पूरी तरह से भर के जाती हैं, आपको भरा पूरा कर जाती हैं, और आप उस वक्त को जीते हैं। आप उस वक्त में कुछ क्रिएटिव करते हैं, आप उस वक्त में लिखते हैं। तो मैं समझता हूं इस तरह का प्रेम भी बहुत जरूरी है। उसमें भावनाएं होती हैं, उसमें शरीर होते हैं। मैं एक बात और महसूस करता हूं, हो सकता है कुछ लोग मुझसे असहमत हों, प्रेम तो शरीर से ही होता है। शरीर के बिना प्रेम अगर होता तो मैं भूत प्रेतों से प्रेम करता। और मेरा तो पहला जो रिएक्शन होता है वो किसी व्यक्ति के शरीर से ही होता है। मैं ईश्वर के प्रेम की बात नहीं करता। ईश्वर का प्रेम तो फिर अध्यात्म के प्रेम, मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा हूं। मुझे अगर पहली नजर में किसी का व्यवहार अच्छा लगता है अपोजिट सेक्स में, तो मैं प्रेम उस व्यक्ति से करता हूं, उसके शरीर से करता हूं, उसकी भावनाओं से करता हूं, और मैं रेसिप्रोकेट करना चाहता हूं कि मैं भी उसे वही सब दूं। और इस लेन देन से कला का जन्म होता है। तो एक राइटर के हैसियत से अगर मैं आपसे बात करूं, तो बिना प्रेम किए लिखा ही नहीं जा सकता। अगर आप लिखना चाहते हैं तो आपको प्रेम करना होगा। और अगर आप म्यूजिशियन हैं, आप पेंटर हैं, जो भी कुछ हैं, आपको प्रेम करना ही होगा। और एक गलत फहमी दूर कर दूं, लोग प्रेम को एक बड़ा ऑर्थोडॉक्स व्यू है कि आप जीवन में एक बार प्रेम करते हैं। मैं ऐसा विश्वास नहीं करता। प्रेम तो समय समय पर बदलता रहता है, और हर चीज की एक एक्सपायरी डेट होती है। कुछ दिनों तक प्रेम स्त्री पुरुष के बीच में भी बोझिल हो सकता है, बड़ा मुश्किल हो सकता है। आपका सोच बदल सकता है, विचार बदल सकते हैं, आपकी क्रिएटिविटी बदल सकती है। तो मैं बड़े खुलेपन से इस संबंध के जीने में विश्वास करता हूं। और अब मैं आता हूं लौटकर आप सब ने जो कहा, आपने बात बड़े अच्छे तरीके से शुरू की, जिसमें रजनीश ने जिस तरीके से देखा, योगी जी ने उस बात को अपने तरीके से अपना व्यक्तिगत उदाहरण देकर समझाया। और एक बात मैं साफ करना चाहूंगा, अगर आप व्यक्तिगत उदाहरण नहीं दे सकते हैं तो अध्यात्म को समझना बड़ा मुश्किल है। इतनी हिम्मत सब में नहीं होती कि कोई व्यक्ति ये कहे कि मैं जब 10th क्लास में पढ़ता था तब मुझे एक स्त्री से प्रेम हुआ, और वो स्त्री आज भी है, और आज मैं उस स्त्री का सम्मान करता हूँ। उस समय मैं प्रेम करता था, प्रेम नहीं मिला, आज मैं सम्मान करता हूँ। हम सबके जीवन में ऐसी स्त्रियां हैं, स्त्रियों के जीवन में ऐसे पुरुष हैं जिनसे उन्होंने कभी प्रेम करना चाहा। प्रेम जरूरी नहीं मिले, लेकिन नहीं मिले तो इसका ये मतलब भी नहीं है कि प्रेम आपको कभी नहीं मिलेगा। भाई आप यात्रा पर आगे बढ़िए, एक कारमा चलेगा, लोग मिलेंगे और प्रेम भी मिलेगा। प्रेम कोई असंभव चीज नहीं है दुनिया में, तो प्रेम भी मिलेगा। रहा सवाल जिस तरीके से हमारी सबसे छोटी पार्टनर कंचन ने बात की, कंचन के पास अभी अनुभव नहीं है। देखिए, खड़े होने का महत्व उस व्यक्ति को पता होता है जो गिर चुका होता है। छोटा बच्चा भी खड़ा होकर चलने लगता है, उसे पता नहीं होता खड़े होने का अर्थ क्या है। खड़े होने का पता तब लगता है जब आप गिरते हैं, और गिरने के बाद जब आप खड़े होते हैं तो लगता है आह, हम तो खड़े हो गए। तो जब तक आप प्रेम नहीं करेंगे, आप प्रेम में चोट नहीं खाएंगे,
प्रेम होगा, प्रेम नहीं होगा, प्रेम कुछ देगा, नहीं देगा, प्रेम लेगा तो लेगा। तो प्रेम एक ऐसी भावना है जिसमें खोने पाने जैसा कुछ नहीं है। आप देंगे तो लेंगे, नहीं देंगे तो नहीं लेंगे। तो मैं समझता हूं कि हम सब लोगों ने बड़े प्रैक्टिकल तरीके से प्रेम के स्वरूप को समझा, उसके इतिहास से लेके आज तक हमारे जीवन में प्रेम का जो अर्थ है उसे हमने समझा। और बड़ी अच्छी बात पूनम ने कही कि कमर्शलाइजेशन होना कोई बुरी बात नहीं है, और हमारी दुनिया तो आगे तब बढ़ेगी जब कॉमर्स बढ़ेगा, क्योंकि हमारा सारा विकास कॉमर्स पर डिपेंड करता है। तो इस नजरिए से मैं समझता हूँ एक बड़ी अच्छी खूबसूरत बातचीत हमने की, और मैं आपके प्रति आभारी हूं कि आपने आज इस अवसर पर हम सबको यहाँ इकट्ठा किया। मैं राजेश्वर जी, जो कुछ आपने कहा है, मेरा ये मानना है कि बहुत से व्यक्ति विशेष हमारे जीवन में आते हैं जी, लेकिन कौन ऐसा व्यक्ति होता है जिसके प्रति हमें अंत तक ये याद रहता है कि इस व्यक्ति विशेष के कारण मुझे अपने होने का एहसास का अर्थ मिला जी। ये बात चाहे महीन ढंग से चाहे मोटे ढंग से कोई व्यक्ति हमें एहसास कराए, लेकिन मेरा ये मानना है कि जो दो व्यक्तियों में आकर्षण है, जो प्रेम है और लगाव है, वो तभी तक जीवित रहता है जब दूसरा आदमी उसको संचित करता है, उसके भरपूर बड़े होने में, उसके प्रफुल्लित होने में, उसके विकसित होने में। मैं एक रुबाई कहना चाहता हूं, बिल्कुल कहिए कि कोई भी आईना मुझे मेरा अक्ष ही तो दिखाता है, कोई भी आईना मुझे मेरा अक्ष ही तो दिखाता है, रह जाता है जो भीतर मेरे, कहां वो मुझको बताता है। क्या बात है। तलाशता फिरता हूं खुद को, खुद ही में मैं, तब कहीं अंत में जाकर मुझको मेरा स्वरूप समझाता है। जिसने मुझे मेरा स्वरूप समझा दिया वो है मेरी असली प्रेमिका। वो गुरु भी है, मेरा गुरु भी हो सकता है, वो मित्र भी हो सकता है, वो मेरे से छोटा कोई विद्यार्थी भी हो सकता है। कारण ये है कि हम सब दुनिया में परिपूर्ण होने के लिए पैदा होते हैं, हमें मालूम हो या ना हो, लेकिन सबका जन्म विकसित होके एक बीज से वट वृक्ष बनने तक की यात्रा है। और इस यात्रा में जो जो भी सहायक होते हैं, राजेश्वर जी ने कहा कि प्रेम एक बार की बात नहीं है, कई बार की जरूरत है। कहने में संकोच करते हैं, लेकिन जहां जहां भी आपका व्यक्तित्व आपको कोई विकसित करता हुआ नजर आएगा, आपके जीवन में उसी अनुपात से उसके प्रति लगाव और प्रेम जो है वो होता नजर आएगा। मैं इसलिए नहीं कहता क्योंकि ये बात कहना कि मैं तो साइमल्टेनियसली 10 लोगों से प्रेम करता हूं, ये दुनियावी व्यवहारिक बात में चलती नहीं। अदरवाइज मेरा ये मानना है कि थोड़ा थोड़ा करके जो जो भी मेरे उस विकास में, उस आनंद में, उस आनंद की खोज में मेरे लिए सहायक साबित होता है, वो मेरे लिए उतना उतना प्रेमी। तो आपकी बात से सहमत होते हुए मैं इसमें एक नया दृष्टिकोण देना चाहता हूं। योगी जी, आप कुछ और बात कहना चाहें तो प्लीज। सर, प्रेम की बहुत जरूरत है जी, और प्रेम के बगैर तो कुछ पॉसिबल है ही नहीं। यहाँ से शुरुआत बहुत अच्छी हो सकती है जी। प्रेम ही एक वो भाव है जिससे पूरा सिहरता है व्यक्ति। और किसी यंग राइटर ने तो कहा है कि लाइफ में एक बार प्रेम तो जरूर करना चाहिए, आपको समझदार बना देगा। और अगर व्यक्ति समझदार बनता है तो सचमुच में अपनी लाइफ की शुरुआत बहुत अच्छी कर सकता है। तो प्रेम का मेरे लिए तो बहुत महत्व है। और ये भी बात सत्य है, ओशो ने भी कहा है
कि प्रेम या से एक से होता है, ये बिल्कुल गलत बात है। या तो होगा नहीं या फिर पूरी दुनिया से होगा। उसी को तो प्रेम का मतलब ही ये है कि प्रेम तो फिर पूरी दुनिया से ही होगा। रही बात ये रिश्ते की, तो बहुत जरूरी है सर, क्योंकि स्त्री और पुरुष दोनों अधूरे हिस्से हैं। अगर ये एक दूसरे से नहीं मिलेंगे तो पॉसिबल है ही नहीं कुछ भी। और प्रेम की रियल व्याख्या ही है, सच बात तो ये। तो मैं चाहता हूँ कि अपने जो युवा लोग हैं एक बार प्रेम जरूर करें, शुरुआत प्रेम से ही करें। तो आगे चल के फिर वो जिंदगी कहाँ मोड़ लेती है, हो सकता है वो आध्यात्मिक हो जाए। क्योंकि अध्यात्म होना तो ये हमारी प्रकृति है। ये कोई चुनाव नहीं कर सकता कि मुझे नहीं होना, मुझे तो संसार जीना है। संसार जीना भी एक अध्यात्म ही है। ठीक है, ये वर्ड थोड़ा सा पौराणिक है, हो सकता है इस वर्ड का यूज ना करें, एक इसको सेटिस्फेक्शन लगा ले। अब पूरी जिंदगी, अभी रविंद्रनाथ टैगोर ने एक भी बहुत सुंदर राइटर रहे हैं, लेकिन अंतिम क्षणों में उनको सच्चाई का पता चला था। उन्होंने कहा था कि जीवन के साज तो मैंने अभी बांधे हैं, मजा तो मुझे अभी आया जीने में, और अभी मौत ने पकड़ लिया मुझे। तो सच्चाई सर कुछ और है जो कि हमें आखिरी के 7 मिनट में पता चलती है। योसो ने भी बताया है, मृत्यु के लास्ट के जो 7 मिनट है पूरी जिंदगी झंझोड़ के रख देती है उसको कि मैं कहाँ घुसा रहा। सच्चाई कुछ और थी। और ये चीज सर मैं एक बार आइंस्टीन से मैं बहुत प्रभावित हूँ। आइंस्टीन ने रियल बताया था। किसी ने पूछा था उनसे कि अगर आप ने बहुत खोजें की है, आप क्या मैसेज देना चाहोगे लास्ट के टाइम, आप सेटिस्फाइड हो इस लाइफ से? उन्होंने कहा नहीं, मैं चाहता हूँ मेरा जीवन दोबारा मुझे मिल जाए। मैंने पदार्थ को खोजा है, मैं खुद को नहीं खोज पाया। इसलिए मैं चाहता हूँ कि एक युवा अवस्था से मैं अपने जीवन को खोजबीन स्टार्ट करूँ। और उस टाइम शायद सर मैं +2 में था। बस वो बात पकड़ गई। इतना एक अनुभवी व्यक्ति ये बात कह रहा, तो क्यों ना हम भी इस प्रयोग को कर ले। शायद इसी बात को मद्देनजर में कहीं रखकर मैंने एक रुबाई लिखी थी कि छोड़ बाहर को मन को देख, और भीतर है जो धन को देख। अरे क्यों भटके हैं मंदिर मस्जिद, अपने भीतर फन को देख, अपने भीतर फन को देख। बहुत खूबसूरत। आप बहुत खूब अच्छे ढंग से आपने बात रखी है। चलिए कंचन जी, आप इस कंक्लूडिंग दौर में क्या कहना चाहेंगे? सबकी बातें सुनकर मुझे ये लगा कि अगर जैसे अभी योगी सर ने कहा कि प्रेम के राह पे चल के ही हमें प्रेम समझ आएगा, तो मेरा यही सोचना है कि प्रेम करने के बाद ही हमें पता चलता है कि प्रेम है क्या। तो मतलब प्रेम की राह पर चल दीजिए, तो प्रेम आपको कुछ ना कुछ जरूर देगा। या तो आप अपने आप को पालेंगे या ईश्वर को। और अगर आप अपने आप को पा चुके हैं तो समझ लीजिए ईश्वर को पाना भी आसान है। दोनों को भी नहीं पाएंगे तो कम से कम अपने प्रेमी को तो पालेंगे। सही बात। सोक्रेटिस से पूछा था ना किसी ने कि क्या विवाह करना चाहिए, उसने कहा जरूर करना चाहिए। अगर तो आपको समझदार स्त्री मिल गई तो जीवन सुधर जाएगा, नहीं मिली तो मेरी तरह तो बन ही जाओगे। तो इसलिए आप ठीक कह रही हैं। चलिए आखिरी कमेंट्स में हम पूनम जी से 2 बातें और सुनते हैं और फिर हम इस कार्यक्रम को समाप्ति की ओर ले जाएंगे। जी पूनम। बहुत अच्छा लगा आज सबके व्यूज सुन के, खासकर इनके जो इतने कंफ्यूज है बच्चे आजकल के। और जैसा आपने कहा कि प्रेम है शारीरिक संबंध से, तो मैं सहमत हूँ। सिर्फ इतना मैं चेंज करूंगी कि प्रेम शुरू शायद होता है शारीरिक आकर्षण से, फिर आगे बढ़ के वो बहुत कुछ और हो जाता है जो हमारी समझ के भी बाहर होता है। पर वो शुरुआत वो जो है शारीरिक से होती है। एंड स्पिरिचुअली आज सब लोग, ओशो जी और सब लोग इसी कंक्लूजन पे पहुंचे हैं कि अगर आप खुद से प्यार करेंगे तो आप दूसरे से प्यार कर पाएंगे। आप खुद कॉन्फिडेंट हैं तो आप दूसरे पे कॉन्फिडेंस रख पाएंगे। तो सब चीज की शुरुआत अंदर से होती है। हमें अपने अंदर को चेंज करना है, और जब जिस दिन हमने अपने अंदर को, अपने आप को चेंज कर लिया, पूरी कायनात जो है हमारे लिए चेंज फील होती है और बहुत ही सुंदर हो जाती है। तो साथियों, हम इन कंक्लूडिंग रिमार्क्स के बाद आज का इस कार्यक्रम का समापन करना चाहेंगे, इस उम्मीद के साथ कि हमारी इस बातचीत को नौजवान भी सुन रहे हैं और वो भी जीवन में सही प्रेम का अर्थ समझने का प्रयास करेंगे। हिचकिचाएंगे नहीं और आगे बढ़ेंगे हिम्मत से और होशपूर्वक।
क्योंकि बिना होश के जो प्रेम किया जाता है वो दुखदायी रहता है। तो इसलिए आप जागृत होके ये सब कार्यक्रम में उतरें, तो हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं सबके। नमस्कार, बहुत बहुत हैप्पी वैलेंटाइन्स डे। थैंक यू।